एवरीवन, फिर से एक नया सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी तक हमने 2 कंप्लीट सेशन देखे जिसमें हमने ईवीएस के जितने भी पेडागोगी के प्रश्न पूछे जाते हैं या उसके संबंधी जो सिलेबस में टॉपिक मेंशन है, हमने उन सारी तथ्यों को समझा है और तथ्यों के साथ-साथ जो अवधारणात्मक चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमने वो सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ा है। इसके अलावा हमने मैथ पेडागोगी के लगभग सभी सेक्शंस को टच किया है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। विगत वर्ष भी मैं इसी स्ट्रैटेजी पे ये सारी चीज़ें किया था और इस वर्ष भी मुझे पेपर 2 देना है क्योंकि मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो मैं भी यही वीडियोज़ के माध्यम से एग्ज़ाम हॉल में जाने वाला हूँ। इसलिए कि मैंने लास्ट ईयर जो चीज़ें छोड़ दी थी, उसको भी मैंने इन वीडियोज़ में शामिल किया है और जो सिलेबस में मेंशन चीज़ें हैं, जो टॉपिक है कि एक्चुअल टॉपिक क्या है सिलेबस में, उसे हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखो वीडियो बनाने के लिए घंटों के बन सकते हैं, 2 घंटे 4 घंटे के, लेकिन हमें क्या करना है कि उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और जो फालतू की चीज़ें हैं उसे नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो आज हम इसी कड़ी में नई वीडियो लाए हैं जो है हिंदी का पेडागोगी। इसमें हम लोग सिद्धांत देखेंगे, पेडागोगी देखेंगे और गद्यांश कैसे सॉल्व होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी का भी पहला टॉपिक वही है जो ईवीएस में था या मैथ में था, वही है अधिगम और अर्जन, ठीक है? तो लर्निंग और अर्जन क्या होता है, तो उसके बारे में है। तो हमने इसको कल भी देखा था, फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अधिगम शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है या एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये व्यवहार परिवर्तन अस्थायी तथा अस्थायी हो सकते हैं। तो हमने कल पढ़ा था कि अधिगम जो है, जो हम सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, वो हम एक उम्र के बाद भी सीखते हैं चरणबद्ध तरीके से। एक हम आसपास के पर्यावरण से सीखते हैं, आसपास के माहौल से सीखते हैं, स्कूली शिक्षा में सीखते हैं और स्कूली शिक्षा को बाहरी जीवन में अप्लाई करते हैं। तो सभी जो अवधारणाएँ हैं, वो अस्थायी हो, अस्थायी हो या फिर स्कूली हो, पारिवारिक हो, उसके बाद सामाजिक हो या पड़ोसी हो या पीयर ग्रुप्स हो, कोई भी चीज़ें हो जहाँ से हम कुछ चीज़ें सीखते हैं, जहाँ से हम कुछ चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे ही अधिगम का प्रायः कहा गया है, अधिगम का अर्थ कहा गया है। हमने कल भी देखा था क्रॉनबैक, क्रो एंड ग्लिफर्ट। तो ये इन तीनों के अधिगम की परिभाषा को आप याद कर लेंगे। अगला है अधिगम का महत्व, जो हमने कल भी देखा था, फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये इस टॉपिक में भी मेंशन है। यह सतत चलने वाली समायोजित और समस्या समाधान की प्रक्रिया है, व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, विवेकपूर्ण अनुसंधान और सामाजिक प्रक्रिया है, सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों हैं, एक विकसित सार्वभौमिक और सक्रिय प्रक्रिया है। तो जैसा कि अधिगम जो है, ये एक रेगुलर चलती है और ये समय के साथ डेवलप होती है। जैसे आप जो बचपन में सीखते हो या शिशुअवस्था में सीखते हो, तो वो कहाँ है, आप वहाँ पे अपरिपक्व स्थिति में रहते हो और वहाँ पे जो आप अधिगम सीखते हो, वो आपके आने वाले भविष्य में इंटरलिंक होता है, बट वो उपयोगी नहीं होता। क्योंकि वहाँ पे आपको इस चीज़ का ज्ञान नहीं रहता कि जो बातें अभी हम सीख रहे हैं या जो आस-पास जो बातें हो रही है, उसका क्या महत्व है और इसका प्रभाव आगे आने वाले जीवन में किस प्रकार पड़ेगा, ठीक है? तो वही है कि जो और उसके बाद जैसे हम युवावस्था में आते हैं, तो वहाँ पे जब हमें परिपक्वता प्राप्त होती है, जब वहाँ पे हम जान लेते हैं कि हमें किन चीज़ों को महत्व देना है और किन चीज़ों को छोड़ देना है, तो वो क्या होता है कि वहाँ पे जो अधिगम हम सीखते हैं, वो आने वाले जीवन में हमारे लिए काम करता है, ठीक है? उस मानसिक प्रक्रिया है, यही सारी चीज़ें जो हमने कल डिस्कस किया है। शिक्षण एवं अधिगम में संबंध हमने कल भी देखा था। शिक्षण एवं अधिगम एक दूसरे से संबंधित हैं। अब बाकी जो लाइन है उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। शिक्षण बच्चे में अधिगम उत्पन्न करता है एवं शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। वही अधिगम को शिक्षण के केंद्रीय उद्देश्य माना जाता है। जहाँ शिक्षा जो एजुकेशन है,
वो अधिगम प्रक्रिया यानी लर्निंग प्रोसेस का एक सेंटर है जहाँ पे सारी चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन जो लर्निंग है वो शिक्षा यानी एजुकेशन का जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है, जो एजुकेशन का महत्व है, कॉन्सेप्ट है, उसका वो क्या है, उद्देश्य है, पर्पस। यानी सिंपल सा अर्थ है, जो हम शिक्षा जो एजुकेशन प्राप्त करते हैं वो सीखने के दौरान विभिन्न माध्यमों से करते हैं। तो एक केंद्र में शिक्षा होता है कि आप कौन सी शिक्षा ग्रहण कर रहे हो। अगर आप नकारात्मक शिक्षा ग्रहण कर रहे हो तो वो क्या होगा, अधिगम का नकारात्मक प्रभाव होगा। अगर सकारात्मक हो तो सकारात्मक हो। यानी शिक्षा को केंद्र में रखकर जो चीज़ें सीखी जाती है, जो अधिगम किए जाते हैं, जो लर्निंग प्रोसेस हमें सिखाया जाता है, उसे ही शिक्षा कहते हैं। ठीक है। और जो शिक्षा के उद्देश्य है उसको जो प्राप्त कर लेते हैं, जो अधिगम यानी जो हमारा व्यवहार में दिखता है, जो हमारा समाज में दिखता है, जो हमारे पर्सनालिटी में दिखता है, तो वो अधिगम की आ, आ, महत्वता है। ठीक है। मैकडोनाल्ड के अनुसार समस्त शिक्षा प्रक्रिया के 4 मुख्य भाग होते हैं: पाठ्यक्रम, अनुदेशन, शिक्षण एवं अधिगम। तो ये पूछे जा सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, तो आप याद रखेंगे। इसमें नहीं दिया हुआ क्लियर तो आप लिख लेंगे। 4 मुख्य भाग है: पाठ्यक्रम, अनुदेशन, शिक्षण एवं अधिगम। अगला इम्पोर्टेंट है, विद्यार्थियों के व्यवहार तथा अधिगम लक्ष्यों को 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला है ज्ञानात्मक यानी ज्ञान के संदर्भ में जो ज्ञान सीखते हैं, ज्ञान आता है। दूसरा है भावात्मक जो भाव उत्पन्न होता है। तीसरा है क्रियात्मक जो एक्शन करते हैं। ठीक है। इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। ज्ञानात्मक ज्ञानात्मक का उद्देश्य, अगर शैक्षणिक उद्देश्य में ज्ञानात्मक है यानी ज्ञान अर्जन करना, तो उसका क्या विधि हो सकता है, यानी उस ज्ञान को अर्जन करने का क्या प्रोसेस हो सकता है। तो वो है भाषण का, वो है अधिगम में जानना, यानी जो चीज़ आप जानते हो। देखो, इसका ज्ञानात्मक का सिंपल सा अर्थ समझो आप, कि जो अधिगम के माध्यम से आप जानते हैं यानी सीखने के माध्यम से जानते हैं। ठीक है। और उसको जो शिक्षण विधि है यानी एजुकेशनल जो फॉर्म है, उसका भाषण के माध्यम से उम, क्या बोलते हैं, डिलीवर करते हो, तो उसे ज्ञानात्मक कहते हैं। दूसरा है भावात्मक यानी भाव भाव उत्पन्न करना। ठीक है। तो भावात्मक का सिंपल अर्थ है कि जो आप अधिगम के माध्यम से अनुभव करते हो और उसको नाटकीयकरण से प्रस्तुत करते हो, डिलीवर करते हो, तो वो भावात्मक है। तीसरा है क्रियात्मक। तो क्रियात्मक जो आप अधिगम से करते हो, एक्शन, वो आप प्रयोग में लाते हो। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्या किया, अच्छा लिखना सीखा, तो वो क्या हुआ कि आप अधिगम के प्रोसेस में अच्छा करने का सीखते हो और उसके बाद उसे लागू करते हो, तो वो आप प्रयोग में लाते हो। उसके बाद आप एग्ज़ाम में प्रयोग करते हो, विभिन्न एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करते हो, तो इन माध्यमों में आप इसका प्रयोग करते हो। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है अधिगम के नियम। इसमें ईएल थॉर्नडाइक, हमने सिद्धांत वाला वीडियो में इसको डिटेल में पढ़ा था, तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे। वो है अमेरिका का प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है जिसने सीखने के कुछ नियमों की खोज की, जिन्हें निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया है, जिनमें 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम हैं। सीखने के मुख्य नियम 3 हैं जो इस प्रकार हैं। अब देखो, जो हमने ईएल थॉर्नडाइक का जो अधिगम का सिद्धांत है, इसको हमने बहुत ही डिटेल में वो सिद्धांत वाला वीडियो में देखा है, तो इसमें आप थोड़ा सा इसको समझ लो। ऐसे बाकी चीज़ें काम की है नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको ज्ञान होना ज़रूरी है। जैसे तत्परता का नियम, तो तत्परता का नियम होता है कि कोई चीज़ के प्रति आप उत्सुक हो, तत्पर, यानी आपको उसमें इच्छा जागृत हो रही है कि कोई चीज़ हम करें, यानी आपकी भावना है कि मैं उस चीज़ को करूं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको उसमें उसके प्रति आकर्षण है और उसको सीखने में आपको मज़ा आता है। जैसे क्रिकेट, तो क्रिकेट में आप क्या रहते हो कि तत्पर रहते हो खेलने के लिए। कोई को होते हैं कि पढ़ाकू टाइप के होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पढ़ने में वो तत्परता हासिल करते हैं, उन्हें नई नई किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। तो ये तत्परता का बेसिक सा अर्थ है। दूसरा है अभ्यास का नियम।
तो अभ्यास का नियम आप कई प्रकार से कर सकते हो, जैसे आंसर राइटिंग करना, मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके आने वाले प्रैक्टिस रीज को सॉल्व करना। तो ये सब अभ्यास के नियम के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है प्रभाव का नियम। प्रभाव प्रभाव का नियम है कि आप जिस माहौल में रहते हैं, आप जिस समाज में रहते हैं, आप जिस समुदाय में रहते हैं, तो उसका आप पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है। अगर वो निगेटिव होंगे तो नकारात्मक, और पॉजिटिव होंगे तो सकारात्मक। अब देखो, बुक में बहुत सारे मीनिंग्स दिए रहते हैं, तो हमें उन चीज़ों को नहीं समझना, हमें बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक्चुअल होता क्या है। आप क्वेश्चंस बना रहे होगे तो आपको आइडिया होगा कि बुक की जो ज्ञान है वो क्वेश्चंस में नहीं पूछे जाते, बल्कि वो पूछा जाता है जो आपका कॉमन सेंस होता है, आपने किस तरीके से चीज़ों को सीखा है। तो बस आप ये प्रयास करें कि जो मैं बता रहा हूँ उसे आप समझ रहे हैं, यही आपके लिए इनफ है, बाकी आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला जो नियम, उसमें 5 नियम अंत है, तो उसमें जैसे मानसिक, आंशिक, क्रिया, समानता और सहचर परिवर्तन। तो उसमें ये जो 3 ऊपर का 2, 3, 4 है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है और इससे प्रश्न बिल्कुल पूछे भी नहीं जाते। 5वां साहचर्य परिवर्तन का नियम हमने पिछले वीडियो में भी देखा था और इस वीडियो में थोड़ा-सा इसे समझ लेते हैं। इस नियम के अनुसार व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थिति में या सहचारी उद्दीपन वस्तु के प्रति भी करने लगता है। जैसे कुत्ते के मुंह से भोजन सामग्री को देखकर लार टपकाने लगता है, परंतु कुछ समय के बाद भोजन के बर्तनों को ही देखकर लार टपकने लगती है। माने साहचर्य यानी किसी चीज को देखकर आपके मन में उसे करने की भावना उत्पन्न होती है। साह मतलब स्वयं से, और चर मतलब कोई चीज करने की आपकी आसना, सॉरी, चीज करने की आपकी क्या ललक कर लो या तत्परता कर लो, या उसे करने के लिए आपके मन में उत्तेजना पैदा होना, ठीक है। तो इसमें ये दिया हुआ, आप दूसरा एग्जांपल ले लो। जैसे आप मान लो कि आपको बाजार में कोई चीज़ पसंद आ गई। जैसे आपको पसंद आ गया गोलगप्पा, ठीक है। तो आप जा रहे हो मार्केट से और आपने सिर्फ गोलगप्पे वाले को देखा। तो क्या हुआ कि उसके आपको पहले से स्वाद का पता है। तो ये क्या हुआ कि आपने देखा कि गोलगप्पे हैं, तो आपके मुंह से पानी आने लगे। तो ये क्या हो रहा है कि आप चीज़ों देख कर रहे हो, ठीक है। तो आपने अभी उसको टेस्ट किया भी नहीं, फिर भी आपको वो चीज़ खाने का या करने का इच्छा हो रहा है कि काश मैं थोड़ा 2-4 गोलगप्पे खा लेता। तो इस तरीके की भावना का विकसित होना। अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में जैसे अधिगमकर्ता से संबंधित कारक, यानी जो अधिगम सीखता है, लर्निंग जो सीखता है उसके संबंधित, अध्यापक से संबंधित यानी अध्यापक किस प्रकार से पढ़ाते हैं या लिखाते हैं या उसे समझाते हैं, विषय वस्तु यानी कौन से सब्जेक्ट्स या कौन से मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, प्रक्रिया यानी किन प्रक्रियाओं के माध्यम से आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो पहला इम्पोर्टेंट है अधिगमकर्ता से संबंधित कारक, यानी जो सीख रहा है उसके संबंध में कौन से कारक अधिगम में महत्व है, ठीक है। तो अधिगमकर्ता का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, उसकी क्षमता कितनी है, वह तीव्र या मंद बुद्धि का है, वह कितना जिज्ञासु, वह क्या हासिल करना चाहता है, उसके जीवन का उद्देश्य आदि, इन बातों पर उसके सीखने की इच्छा एवं रुचि निर्भर करती है। तो बेसिक सा अर्थ है कि अधिगम करता, आप अपने आप का उदाहरण लो। जैसे आप मान लो आपका नाम है मनोज, ठीक है। तो आप क्या हो कि आपको सीखने के प्रति बहुत ज़्यादा ललक है, ठीक है। और आप कोई चीज़ें करने के लिए बहुत रुचि रखते हो। तो ये क्या हुआ कि आपके संदर्भ में पॉजिटिव बातें हैं और उसके हिसाब से जो टीचर्स जो आपको पढ़ाने आएंगे, तो वो आप पे फोकस रहेंगे कि ये सीखने वाला बच्चा बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु है। और कोई बच्चा होगा, जैसे आप श्याम ले लो, कुछ भी ले लो, या अंजलि ले लो, मोना, कुछ भी ले लो, तो वो क्या है कि वो आती हैं क्लास में और वो थोड़ा डिफरेंट है, वो जैसे उन्हें उनके पास टैलेंट है तो वो कुछ ज़्यादा करती हैं। कोई चीज़ें जो समझने में बच्चों को कम लगती है वो तीव्र गति से सीख लेती है। तो ये सब क्रिया है, ठीक है। यानी अधिगम करता जो सीखता है उसके कौन से अ, सीखने की ललक है, कौन से सीखने की प्रक्रिया है, क्या वो मंदबुद्धि है, क्या वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है, क्या वो जिज्ञासु है, तो ये सब उस पे निर्भर करता है।
अध्यापक से संबंधित यानी अध्यापक किन माध्यमों से पढ़ाते हैं, अध्यापक सिखाने के क्रम में कौन कौन सी सामग्रियों का उपयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना है कि हमने इंग्लिश और मैथ का बहुत उदाहरण लिया, आज दूसरे टॉपिक का जैसे साइंस का। तो साइंस में हम लोग जैसे पढ़ा रहे हैं कि जीव विज्ञान पढ़ा रहे हैं, जीव विज्ञान में कोई एक एग्जाम्पल ले लो आप, पाचन तंत्र के बारे में आप पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो पाचन तंत्र के बारे में आप पढ़ा रहे हो, तो एक आप क्या होगा कि आप डायरेक्टली उसे बताओगे कि पाचन तंत्र क्या है, पाचन तंत्र की विशेषताएं क्या है, पाचन तंत्र हमारे शारीरिक संरचना में कार्य कैसे करता है, और पाचन तंत्र खराब होने पे उसका प्रभाव कैसे पड़ता है, ठीक है। तो ये हमने क्या हुआ कि बेसिक सा उदाहरण देकर बच्चों को समझाया। और दूसरा क्या होगा कि कोई जो टीचर होंगे, अध्यापक जो होंगे, वो क्या करेंगे, यही पाचन तंत्र को, एक हो सकता है कि पाचन तंत्र का जो सेट आता है, डुप्लीकेट जो एक फॉर्म ऑफ बॉडी रहता है, उसे वो लाते हैं और उसके बाद वो सिखाते हैं कि बच्चों देखो ये पाचन तंत्र, या आप मान लो फ्लो चार्ट लाते हैं या एक मैप लाते हैं और उस पर वो बताते हैं कि ये देखो ये पाचन तंत्र है, इसकी ये क्रियाएं हैं और इस प्रकार से काम करते हैं। और आप जानते हो कि एमबीबीएस की जो पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पे बच्चों को ओरिजिनल बॉडी के रूप में दिखाया जाता है और उन्हें समझाया जाता है। तो ये क्या हुआ कि वो जो बच्चे को सिखाते हैं अध्यापक, उसका किस प्रकार से संबंध है। आई होप आपको समझ में आया हो। तीसरा है विषय वस्तु। विषय वस्तु का जो बेसिक सा संबंध है वो ये है कि बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है। जैसे बच्चों का मन है खेलना और आप उसे ज़बरदस्ती मैथ पढ़ा रहे हो, तो ये क्या हुआ कि बच्चों के प्रतिकूल हो गए, यानी वो उसके विपरीत हो रहा। तो आपको क्या करना है कि बच्चों को केंद्र में रखकर और बच्चों के इच्छा अनुसार या जिज्ञासा अनुसार ही विषय वस्तु का चुनाव करना है, जिससे उन्हें पढ़ने में मज़ा आए और वो निरंतर वे में कक्षा में संचालन हो रही क्रियाओं में भाग ले सके, ठीक है। चौथा है प्रक्रिया से संबंधित। जैसे अधिगम में किन प्रक्रियाओं के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं, तो उसका प्रभाव उस प्रकार से पड़ता है। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो हम लोग पूरा नहीं बैठेंगे कि क्या क्या है नहीं है, आप जानते हो कि क्या क्या सिद्धांत है। सिर्फ इसका छोटा सा जो इम्पोर्टेंट लाइन इनमें है वो यह है कि शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम, इन्हीं तत्वों पर शिक्षण के सभी शिक्षा सिद्धांत आधारित है। तो इसका बेसिक अर्थ समझो आप। जैसे जो कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज जो है, ठीक है, यानी जो भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत हैं, उसका जो बेसिक सा जो सिद्धांत है वो यह है कि जो एक शिक्षक है और एक स्टूडेंट है और एक जो मटेरियल है, जैसे एग्जांपल के लिए आप, राम एक शिक्षक है और श्याम एक स्टूडेंट है और वो 9वीं क्लास में इतिहास पढ़ रहे हैं। तो राम जो टीचर है वो किस प्रकार से श्याम को इतिहास के बारे में अध्ययन करा रहे हैं, ठीक, अध्ययन करा रहे हैं, तो ये उसका प्रभाव पड़ेगा। तो आपने कैसे देखा कि जो यही 3 केंद्र बिंदु को रखकर चीज़ों को जो पढ़ाई जाती है वही भाषा सिद्धांत का बेसिक सा अर्थ है, ठीक है। अब हमें ये नहीं पढ़ना कि वो क्या है नहीं है, इतना जानने की आवश्यकता नहीं, हमें सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है। इसलिए आपको एग्ज़ाम के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना कि ये क्यों छोड़ दिए, वो क्यों छोड़, वो ज़रूरत ही नहीं है आपके लिए, तो क्यों पढ़े। जब हमें पता चल गया कि भाषा शिक्षण का सिद्धांत है कि टीचर, स्टूडेंट और जो पाठ्यक्रम है उसी के आधार पे जो हम ज्ञान जो देते हैं या जो पढ़ाते हैं स्कूल में, वही भाषा शिक्षण का सिद्धांत है, बेसिक सा अर्थ। यहाँ इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जैसे अनुबंधन का सिद्धांत, ये क्या है। तो अनुबंधन का सिद्धांत जो है वो प्रत्यक्ष किसी चीज़ का प्रयोग हो तो शिक्षण का यह तरीका बहुत सरल और रुचिकर होगा। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट रूप से किसी चीज़ को, किसी थिंग्स को आप यूज करते हैं। जैसे में दूध या पंखा को पुस्तक के बजाय प्रत्यक्ष दिखाकर उसके बारे में सरलता से उनकी जानकारी दी जा सकती है। यानी क्या हुआ कि आप क्लास में दे रहे हो कि दूध के ये फ़ायदे हैं,
दूध पीने से इसके ये शरीर की संरचना का विकास होता है। और दूसरा आपने उस दूध को लाकर बच्चों को दिखाया कि देखो बच्चों ये दूध है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आप लो, जैसे आपने गाय के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन दे कि गाय ये है, गाय का हमारा समाज में ये महत्व है। और उसके अलावा आपने क्या किया कि गाय को लाकर दिखाया कि देखो बच्चे ये गाय है, गाय दूध देती है और गाय को किस प्रकार से हमारी संस्कृति में एक माता की मान्यता दी गई है। तो ये क्या हुआ कि अनुबंधन का सिद्धांत है। तो ये बेसिक सा अर्थ है। दूसरा है अनुकरण का सिद्धांत। वाइगेत्स्की के अनुसार बच्चा सामाजिक अंतः क्रिया द्वारा भाषा अर्जित करता एवं सीखता है। तो ये अनुकरण का सिद्धांत वाइगेत्स्की के द्वारा दिया गया है, जिसने बताया कि सामाजिक अंतः क्रिया यानी समाज के अंदर जो क्रिया होती है, जो कृत होती है, समाज के अंतर्गत जो भावनाएं उत्पन्न होती है, जहाँ पे लोगों के विचार पेश किए जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है उसके द्वारा बच्चा भाषा अर्जित करता है। अगर वहाँ पे भोजपुरी बोली जाएंगे तो भोजपुरी, मैथिली तो मैथिली, हिंदी तो हिंदी। तो यही है अनुकरण का सिद्धांत, यानी सीख कर जो सीखा जाता है उसे सिद्धांत को अनुकरण सिद्धांत कहते हैं। तीसरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे भाषा अर्जन, यानी भाषा को आप ग्रहण करते हैं, जो सीख जाते हैं, अर्जित मतलब अर्जन करना। यह सिद्धांत चॉम्स्की के द्वारा दिया गया भाषा अर्जन का, तो आप इसे याद रख लेंगे। बच्चों को भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये किसने कहा? चॉम्स्की ने। और ये सिद्धांत भाषा अर्जन का चॉम्स्की के द्वारा दिया गया। सार्वभौमिक व्याकरण का नियम बताते हुए बताया था कि बच्चे एक निश्चित समय में अनुकरण द्वारा भाषा नियम जानकर धीरे धीरे सही वाक्य बनाना सीख जाते हैं, और यही भाषा अर्जन का सिद्धांत है। इसको हमने बहुत ही डिटेल में किस वीडियो में पढ़ा था? तो हमने सिद्धांत वाला जो वीडियो है उसमें इसको पढ़ा था। वो दिखा देता हूँ कौन सा वीडियो। आप नए हैं तो आप इस वीडियो को देखेंगे, सभी सिद्धांत एक ही क्लास में। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन A to Z वेरी डिटेल में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगला है क्रियाशीलता। तो ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। क्रियाशीलता का मतलब है कि कोई क्रिया करने में किसी की क्या रुचि है, ठीक है, वो किस प्रकार से सक्रिय है, तो वो क्रियाशीलता का है। अभ्यास का भी हमने देखा। हाँ, दूसरा है जीवन समन्वय, यानी ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों के जीवन से जोड़कर उदाहरण द्वारा सिखाने से बच्चे उसे पूर्ण रुचि और प्रतिभागिता से सीखने का प्रयास करते हैं। जीवन समन्वय का अर्थ है कि जीवन के जो पहलू है, ठीक है, यानी जो रियल जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम कल्पना चावला के बारे में जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में जानते हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के बारे में जानते हैं। तो हम क्या करते, इनके जीवन को अगर बच्चों के बीच में पेश करें कि नरेंद्र मोदी जी कैसे एक समान परिवार से होने के बाद भी प्रधानमंत्री पद तक उन्होंने सफ़र तय किया, कैसे APJ अब्दुल कलाम सर ने एक निम्न परिवार से होने के बावजूद भी इसरो जैसी अंतरिक्ष व्यवस्था को स्थापित किया और उसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया। तो ये आपने क्या किया कि दैनिक जीवन और जो वैचारिक जीवन का जो प्रभाव है उसको आपने बच्चों को बताया, और ये क्या हुआ कि उसके जीवन को आपने प्रभाव में लाया। तो ये क्या हुआ कि एक जो सीख रहा है उसका जीवन और एक जो सीखा जा चुका है उसके जीवन, दोनों के मध्य में समन्वय बैठाते हैं, उसे ही जीवन समन्वय, ठीक है, यानी ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत कहते हैं। अगला है उद्देश्यपूर्ण शिक्षण का सिद्धांत। उद्देश्यपूर्ण का अर्थ है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके भविष्य के लिए आप किन माध्यमों को चुनते हैं। जैसे किसी के जीवन का उद्देश्य होता है डॉक्टर बनना, किसी का इंजीनियर बनना, कोई सामाजिक वर्कर बनना चाहता है, तो ये अलग अलग उद्देश्य है। जैसे बच्चों की श्रवण क्षमता का ज्ञान, वाक्य काव्य पठन का कौशल, तो ये सब उद्देश्यपूर्ण है, ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत है वो है बाल केंद्रितता का सिद्धांत। बाल केंद्रितता का अर्थ है कि बालक को केंद्र में रखकर जो शिक्षा दिया जाता है। जैसे
अगर आप गणित पढ़ा रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चा को गणित किस स्तर तक सिखाने में वो सहज महसूस करेगा। अगर उसे सीखने में जोर तक ही अच्छा लग रहा है तो आपका प्रयास होना चाहिए कि जोर तक ही बालक को सिखाया जाए, और जैसे फिर उसकी परिपक्वता बढ़ेगी, उसके अनुभव बढ़ेंगे, फिर आप अगली कड़ी को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बेसिक सा अर्थ है बाल केंद्रित का। साहचर्य या संगति का सिद्धांत अभी हमने देखा। विभाजन का सिद्धांत देख लेते हैं। जैसे चयनित पाठ को छोटे भागों में विभाजित कर बच्चों को एक एक कर पढ़ाया जाता है। इसका अर्थ आप समझिए, जैसे आपने क्या किया कि आपने इतिहास की पुस्तक को उठाया, ठीक है, तो आपने क्या किया कि इतिहास को पुस्तक को आपको अलग अलग ना पढ़ाकर आपने उसको खंड वाइज कर दिया। जैसे आप इतिहास में पहले पढ़ाएंगे प्राचीन भारत की विशेषता बताएंगे, और उसके बाद प्राचीन भारत में जो उसके ईयर वाइज है, जैसे हड़प्पा काल से लेकर 6ठी शताब्दी तक। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले हड़प्पा सभ्यता को पढ़ाया, फिर वैदिक काल को पढ़ाया, फिर बौद्ध जैन को पढ़ाया, फिर मौर्य को पढ़ाया, फिर मौर्योत्तर, गुप्तोत्तर, गुप्तोत्तर, फिर 6ठी शताब्दी। तो इस तरीके से क्या किया कि आपने उसका विभाजन किया। इससे क्या हुआ कि उसके सिलेबस को आसान कर दिया, फिर आपने सिखाया। तो ये क्या है, विभाजन का सिद्धांत। अगला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो अंडरलाइन वाली चीज़ है ना, आप उसे अच्छे से देखो, वही एग्ज़ाम में काम आएंगे। बाकी चीज़ें वो बनावटी रहती है कि आपको ज़्यादा बताया जाए, लेकिन वैसी कोई भावना सेट करने वालों की होती नहीं है। ठीक है, छोटे बच्चों को शिक्षण के प्रति उत्साहित और सक्रिय बनाने के लिए शिक्षक सदैव वहीं से प्रारंभ करता है जो बच्चों के अनुभव क्षेत्र में आती है और उन्हें पता होती है। जैसे लिखना या पढ़ना सीखने के लिए छात्रों चित्रों का सहारा लिया जाता है। दूसरा है मूर्त से अमूर्त। मॉडल, चार्ट आदि के सहारे किसी वस्तु का वर्णन करना एवं उसे सरल करना, मूर्त से अमूर्त की ओर। सरल से जटिल, इसमें शिक्षक विषय के सरल भाग से प्रारंभ कर कठिन भाग तक जाया जाता है। जैसे लेखन शिक्षण सदैव आदि तिरछी रेखाओं से शुरू होता है, फिर वर्ण, फिर शब्द तक होते होते वाक्यों तक पहुंचता है। अगला है विशिष्ट से सामान्य की ओर। किसी विशेष वस्तु के बारे में जानकारी, उससे जुड़ी अन्य समान बातों का ज्ञान लेना अधिक सरल और रुचिकर हो जाता है। जैसे पंखे के बारे में सभी जानते हैं और यह एक प्रकार की विशेष मशीन है। ठीक है, पंखे से प्रारंभ कर शिक्षक विद्युत के महत्व के बारे में और फिर विद्युत से चलने वाली कई मशीनों के बारे में जानकारी देता है। जो क्या हुआ कि विशिष्ट, यानी पहले पंखा जो विशिष्ट है उसको बताने के बाद क्या किया शिक्षक ने विशिष्ट के बाद जो पंखा जो विद्युत से चलती है उसके बारे में बताया कि देखो बच्चों, ये पंखा एक विशिष्ट प्रकार का मशीन है। ठीक है, ये और इसके जो चलता है, इसके चलने में विद्युत की इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी के जो अन्य प्रवाह है उसको बताना प्रारंभ किया। यानी पहले विशिष्ट को केंद्र में रखा, फिर समान की ओर वो जानने लगे। अगला है पूर्ण से अंश की ओर। इसके अनुसार बच्चों को जो भी सिखाया जाए उसे पहले पूर्ण रूप में सामने रखा जाए और उसे हर अंश को स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाए। जैसे पाठ के मूल भाव के बारे में बताकर ही पाठ आरंभ किया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इतिहास का जो है तो उसको विभाजन कर दिया हड़प्पा से, फिर उसके बाद वैदिक से। लेकिन इसमें क्या करना है, पूर्ण से अंश की ओर पहले आपको बताना है छोटा सा बात कि हड़प्पा सभ्यताएं जो थी उसमें नगरीय सभ्यता थी, वहाँ पे समृद्ध स्नानागार थे। तो ये क्या हुआ, एक संक्षेप में हमने बताया। फिर क्या किया, उसके बारे में बताने के बाद फिर हमने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ाना प्रारंभ किया। तो एक हमने पूरा चैप्टर को पहले सारांश के या निष्कर्ष के रूप में समझाया और फिर उसके बाद हमने उसकी पूरी व्याख्या की। तो ये क्या है, पूर्ण से अंश की ओर। अगला है आगमन से निगमन की ओर। इस सूत्र के अनुसार अनेक उदाहरण देकर नियम निर्धारित किए जाते हैं। जैसे व्याकरण, उदाहरण के लिए विभिन्न वाक्य लेकर उनमें किसी विशेष नाम बताने वाले शब्दों को चयन करने के लिए कहा जाए, फिर पूछा जाए कि इनमें से व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम और स्थानों के नाम अलग किए जाएं। यानी इसका अर्थ हुआ कि आपने क्या किया कि आपको कोई चीज़ आती है, ठीक है,
आगमन मतलब आना और निगमन मतलब उसे और विस्तारित रूप से समझाना उसके हर अलग-अलग चीज़ों को, ठीक है? अगला है इसको अच्छे से समझ लेते हैं नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। जैसे आगमन का आपने एक एग्ज़ाम्पल जिसमें से दिया हुआ है व्याकरण, ठीक है? तो व्याकरण क्या हुआ कि एक शब्द है और इसके बारे में हमने क्या किया कि पहले इसकी विशेषता बताई, फिर इसके बारे में जो चीज़ें उसे बताया, व्याकरण कैसे पढ़ा जाता है, व्याकरण के क्या-क्या खंड हैं, ठीक है? और उसके बाद हमने इसके अलग-अलग जो चीज़ें उसे बताया, ठीक है? कि व्याकरण का यूज़ यहाँ होता है, व्याकरण के प्रयोग से कैसे हिंदी को और मजबूत किया जाता है। तो ये क्या है आगमन से निगमन की ओर। अगला है अनिश्चित से निश्चित की ओर। सीधे आप आ जाएँगे जो अंडरलाइन किया हुआ है। उदाहरण के लिए घटना वर्णन के आधार पर सभी छात्रों की राय जानी जाती है और फिर शिक्षक उस पर अपने स्पष्ट विचार रखते हैं कि यह इस प्रकार हुआ और इसका यह परिणाम निकला। यानी कि कोई चीज़ है जैसे आप जा रहे हो रोड पे और आपका एक्सीडेंट हो जाता तो ये क्या अनिश्चित है लेकिन ये अनिश्चित घटना हो गई उसके बाद में क्या हुआ कि पुलिस आई और पुलिस ने इस बात को आधार बनाया कि इस एक्सीडेंट के पीछे ये कारण है इस एक्सीडेंट के बाद इसकी ये हालत हो गई है इसके कौन कौन से शरीर की संरचना टूट गई है तो ये क्या हुआ कि एक अनिश्चित चीज़ घटित हुई और उसके बाद उसके निश्चित परिणाम निकाले गए। अगला है अनुभूति से तर्क युक्त की ओर। इस सूत्र अनुसार बच्चे को अनेक अनुभवों के आधार पर सिखाने का प्रयास होता है जिससे उन्हें सही व्यवहारिक ज्ञान रुचिपूर्ण तरीके से मिल सके। ठीक है, तो हमने अधिगम के जो सॉरी हिंदी शिक्षण शास्त्र के जितने भी आयाम थे हमने पढ़ा और आशा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। मेरा विश्वास कीजिए कि इसके अलावा इस सिलेबस में कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल पढ़िए, लेकिन मैं कहूँगा अगर आप 1-2 बार इस वीडियोज़ का या इससे पहले मैंने जो 2 वीडियोज़ कराए उसका आप सहारा लेते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा काम आएँगे। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके दैनिक जीवन से प्रभावी हैं। आप कैसे अपने दैनिक जीवन में जीते हो जीवन को, ठीक है? तो इस प्रकार से अगर आप एग्ज़ाम हॉल में कम से कम एक बार इन वीडियोज़ को देख कर जाइए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये आपके स्कोर बूस्टअप में बहुत काम आएँगे। जब आप एग्ज़ाम हॉल में चीज़ों को भूल जाएँगे, तब आप एक चित्र बनाकर इन प्रश्नों को हल कर सकेंगे जो आपको नहीं आ रहे थे। अगला जो खंड है वो है हिंदी भाषा में गद्यांश का। तो आप क्या करेंगे यूट्यूब चैनल पे जाएँगे और जो सीरीज है उसमें देखेंगे एक कोई प्लेलिस्ट है उसमें और ये वाला वीडियो आप देख लेंगे क्योंकि ये वीडियो को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया तो मैं नहीं चाहता कि इसी में इस वीडियो को डाल दूँ। इससे क्या होगा कि आपके समय बहुत बर्बाद होंगे और अभी समय बहुत कम बचा हुआ इसलिए हमने सभी खंडों को अलग अलग रखा है और आपको जब जो समय मिले आप उसके अनुरूप इसका उपयोग करें उपभोग करें, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपकी जो भी समस्या हो उसे कमेंट कर दें। इससे मैं अगले वीडियो में इसे सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।